हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वेक्टर यानी कि सदिश के बारे में, जो कि नया टॉपिक है। पहले इसकी क्लास है वेक्टर की, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग पहले बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर इसके कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ क्लास के लास्ट में हम लोग इसके कई क्वेश्चन को भी लगाने वाले हैं। चाहे आप पॉलिटेक्निक की या फिर IRT के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो वीडियोज़ होती हैं बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अगर आपने इसकी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पिछले क्लासेस में हमने मापन के बारे में आपको पढ़ाया था, तो मापन के बारे में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट के बारे में। उसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर यानी कि सदिश। तो इसके बारे में हम लोगों को ध्यान से समझना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक क्लास में बने रहना है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जैसे हम यहाँ पर जो चीज़ें बताते हैं, जो भी थ्योरी यहाँ पर बता रहे हैं, और इसीलिए देखिए आपका समय ना खराब हो, हम यहाँ पर थ्योरी समराइज करके यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आपको बहुत सारा ना लिखना पड़े, बल्कि थोड़ा थोड़ा लिख करके थ्योरी का काम हो जाए, बाकी क्वेश्चंस ज़्यादा हम सॉल्व करें। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर थ्योरी बताएंगे, बाद में बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो दोनों समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले हमने जब पढ़ाया था मेजरमेंट, तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्वांटिटीज होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जिनका हम लोग मापन कर सके, जिनको हम लोग माप सके। ठीक है, जिनको हम लोग माप सके। तो अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, होती तो तीन है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दो होती है, एक होती है स्केलर जिसको हम लोग कहते हैं अदिश, और एक होता है वेक्टर यानी कि सदिश। ठीक है, एक होता है स्केलर अदिश और एक होता है वेक्टर सदिश। देखिए नाम से भी आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि अदिश और सदिश। अदिश का मतलब होता है जो दिशा के साथ हो, और यहाँ पर अदिश का मतलब होता है जो दिशा के साथ नहीं हो, और सदिश का मतलब होता है जो दिशा के साथ हो, सदिश हो। ठीक है, दिशा के साथ हो। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें होती हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है। एक होता है परिमाण और एक होता है दिशा। परिमाण और दिशा, परिमाण को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं और दिशा को हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो परिमाण होता है वो मेजर किया जाता है। कहने का मतलब जो अदिश राशियां होती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लंबाई है, तो जैसे आप लंबाई लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं भाई, 4 मीटर लिखते हैं, यानी कि एक यूनिट रखते हैं। यूनिट को भी आप यहाँ पर नहीं रखेंगे, मतलब उसको कंसीडर नहीं करिए, बस आप 4 को समझिए। तो कैसे समझते हैं कि भाई 4, ठीक है, आप 4 रखते हैं, तो केवल वहाँ पर आप क्या रखते हैं, बस उसकी क्वांटिटी रखते हैं कि 4 है, यानी कि केवल आप उसका परिमाण रखते हैं कि 4 मीटर। ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर। जैसे आप यहाँ पर उसकी दूरी रखते हैं, तो आप कहते हैं कि मान लीजिए कि आपका घर है 10 किलोमीटर, तो आप कहते हैं 10 किलोमीटर। ठीक, उसी तरीके से अगर आप क्षेत्रफल देखते हैं तो कहते हैं कि भाई 10 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। समय देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई 1 घंटा, 4 घंटा। तो उसमें आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कोई भी डायरेक्शन वहाँ पर नहीं आती। तो केवल इसमें मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन जो है वो नहीं आती। बात क्लियर है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर सदिश की बात करेंगे, तो सदिश में हमारा परिमाण तो आएगा ही भाई, बिना परिमाण के कैसे हम किसी भी क्वांटिटी को लिखेंगे, तो परिमाण तो रहेगा ही, चाहे इसमें है चाहे उसमें। तो लेकिन उसके साथ साथ इसमें दिशा भी होती है। अब ये दिशा का क्या मतलब है, दिशा मतलब डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इस मार्कर का वो स्याही का डब्बा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर हम इस पे यहाँ पर मान लीजिए इसके टॉप पे फोर्स लगा रहे हैं, या फिर यहाँ पर इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ गिरता है। जब इस पे फोर्स गिर गया, तो मान लीजिए मार्कर है, तो इस पे हम जैसे फोर्स लगाएंगे तो ये इधर की तरफ झुकेगा, यानी कि अगर हम फोर्स इधर से लगाएंगे तो ये इधर की तरफ झुकेगा, और फोर्स इधर से लगाएंगे तो इधर की तरफ झुकेगा। कहने का मतलब हमारा क्या है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन का भी मतलब हो रहा है। भाई अगर हम इधर से किसी को पुश कर रहे हैं तो वो उस साइड गिरेगा। ठीक है, और अगर हम उधर से पुश कर रहे हैं तो ये इस साइड गिरेगा। समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पिलर है, खंभा है, ठीक है, जो कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, जो कि थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इस तरीके से वो टेढ़ा हो गया। तो आप यहाँ से वो जमीन पे है, लेकिन वो इधर की तरफ गिर रहा है, तो आपको ये है ना कि आप उसको इधर से कोई एक दूसरा खंभा लगा करके उसको लगाने की कोशिश करेंगे, या फिर इधर से कोई तार बांधेंगे ताकि ये नीचे ना गिरे। तो वहां पर डायरेक्शन का मतलब है ना,
आपको अगर पता ही नहीं होगा कि भाई अगर हम इस डायरेक्शन में भी लगाए उस डायरेक्शन में लगाएं और कह दे दोनों का मतलब सेम है, भी चाहे इसमें लगा दो चाहे इधर लगा दो मतलब वही है, तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। फोर्स में हमारा जो है डायरेक्शन मतलब रखती है। हम अगर दरवाजे को अपने तरफ खींचते हैं तो दरवाजा खुलता है, अगर हम उसको इधर ठेलते हैं तो वो दरवाजा बंद होता है। फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, हम खोलने में भी उतना लगाते हैं और इधर ठेलने में तब भी, लेकिन इधर में दरवाजा खुल रहा है और इधर में दरवाजा बंद हो रहा है, तो अंतर है दोनों में। डायरेक्शन का मतलब होता है जिन जिन क्वांटिटीज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि सदिश कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल ये दरवाजा वाला बहुत अच्छा है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे दरवाजे में आप इधर फोर्स लगाएंगे तो बंद होगा, ठीक है, दूसरा काम हो रहा है आपका, लेकिन अगर आप इधर की तरफ लगाएंगे फोर्स उतना ही लगा रहे हैं तो दरवाजा खुलेगा, दूसरा काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिशा का भी यहाँ पर मतलब होता है कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। उसी तरीके से किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, किस दिशा में वेग बढ़ रहा है, किस दिशा में त्वरण हो रहा है, किस में संवेग हो रहा है, किस में आवेग हो रहा है। ये जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वे सभी की सभी क्या होती हैं, सदिश होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो बात क्लियर है आपको, तो आगे बढ़ते हैं फिर। सदिश और अदिश अगर आप समझ गए हैं कि अदिश वे होंगी जिसमें परिमाण होगा, दिशा के मतलब हमारे नहीं है। क्या आप ऐसा कहते हैं कि इधर की तरफ 5 बज रहे हैं और इधर की तरफ 10 बज रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि समय में आप दिशा का तो इस्तेमाल करते नहीं है, और यहाँ पर ताप में तो आप बताते नहीं कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, या फिर दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो इसमें आप जब नहीं बताते हैं, दिशा का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, आपकी स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियाँ हो जाएंगी। और उसी तरीके से यहाँ पर जब इसका दिशा का भी मतलब होता है, तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी, जो हमको आज की क्लास में पढ़ना है, जिसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, इसके बाद यहाँ आइए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है कि सदिश राशियों का निरूपण। निरूपण क्या होता है? निरूपण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सदिश राशियाँ होती है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने का अलग तरीका होता है। भाई अगर हम नॉर्मल नंबर्स लिख रहे हैं तब भी लिख रहे हैं, नॉर्मल नंबर क्या होती है, जैसे कि हम इसमें लिखते हैं भाई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो उसमें डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो वो नॉर्मल होती है। अभी तक हम लोग वही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अभी तो हमको अब से इसका ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर सदिश राशियों की ज़रूरत पड़ रही है। तो सदिश राशियाँ जो है उसको कुछ अलग लिखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा ना कि ये सदिश राशियाँ हैं। तो सदिश राशियों को कैसे लिखा जाता है? सदिश राशियों को लिखने के लिए यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका बनाया गया है। क्या तरीका है? कहा गया है कि इसे एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं, एक एरो के द्वारा दर्शाते। कैसे? एक एरो के द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एरो बना रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर हम एक एरो बना रहे हैं, एरो के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इस तरीके से एरो होती है, ठीक, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। और इसका जो ये सिरा होता है, यानी कि तीर का, इसको क्या बोलते हैं, आगे का नोक बोलेंगे, नोक इसको बोलेंगे। तो नोक जो होती है वो किसको बताती है कि ये इधर की तरफ जा रही है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि आप नोक अगर इसको यहीं से घुमा करके नोक अगर इधर घुमा देंगे, मान लीजिए नोक इधर घुमा दीजिए, देखिए दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर नोक आप उधर से निकाल करके इधर कर दीजिए, देखिए डायरेक्शन बदल गई। तो नोक क्या करती है? नोक ये बताती है कि डायरेक्शन किधर है, ठीक। नोक ये बताती है कि डायरेक्शन किधर है, और इसकी जितनी भी लंबाई होती है, यानी कि ये जो एरो होती है इसकी जितनी लंबाई होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है। हमने आपको क्या बताया कि वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज़ें होती हैं, तो हमको दोनों को तो दर्शाना होगा। तो एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। तो एक चीज़ परिमाण को दर्शाती है और एक चीज़ दिशा को दर्शाती है। तो परिमाण को दर्शाता है इसकी लेंथ, जितनी लंबाई इसकी होती है वो परिमाण को दिखाती है, और जो इसका नोक होता है वो दिशा को दिखाता है कि इधर की तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कहें कि ये इसकी जो लेंथ है वो मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर को हमने 5 न्यूटन माना है। न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। तो इसको हमने 5 न्यूटन मान के रखा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर की तरफ? ईस्ट साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल भी बनेगा हॉरिजॉन्टल से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल भी बनेगा। तो एंगल से ही हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे कि इधर पे इतने एंगल पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बात क्लियर हो पा रही है? तो अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को हम घुमा करके इधर की तरफ लगाते तो फोर्स इधर की तरफ हो जाता 5 न्यूटन का।
क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो उतनी ही 5 सेंटीमीटर ही है, तो लंबाई अगर उतनी है तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। लेकिन नोक का अगर डायरेक्शन हमने चेंज किया, नोक को इधर से उधर किया, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया कि जो सदिश राशियाँ होती हैं, यानी कि जैसे सदिश ए है, वेक्टर ए है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि सदिश ए है, ये नॉर्मल है, ठीक, जैसे कि 5 न्यूटन है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, ये ए लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे छोटी सी, ठीक है। ए मतलब यहाँ पर कोई भी हो सकती है राशि, वो मान लिया गया है कि ए है, तो इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है? इसके बाद यहाँ पर ए यानी कि जो हमारी यहाँ पर राशि है, अब ये सदिश राशि इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एरो लगा हुआ है, तो ये सदिश राशि हो गई। तो ए सदिश राशि है, तो इसको ये जो इक्वल होती है, यहाँ पर होती है कि मॉड के अंदर ए सदिश, यानी कि वेक्टर ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग वेक्टर ए पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये इसके ऊपर देख पा रहे हैं आगे में मल्टीप्लाई में ये कैप लगा है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये ए होती है, इसको हम लोग परिमाण कहते हैं। और ये जो होता है ये डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि यूनिट वेक्टर होता है और ये दिशा को बताता है, और ये जो पार्ट होता है आपका परिमाण, और ये जो पार्ट होता है दिशा बताता है। ये सब आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 11th में, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। उसके बावजूद भी आप इसको ध्यान से समझिए अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो हमने आपको इधर बताया कि ये सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशियों का रिप्रेजेंटेशन बताया कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको बताया कि एरो लगाते हैं, और एरो का जो लंबाई होती है वो इसका मैग्नीट्यूड बताती है, यानी कि परिमाण बताती है, और जो एरो होती है वो इसका डायरेक्शन बताती है कि किधर की तरफ वो फोर्स लग रहा है। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे यहाँ पर ये है वेक्टर ए, तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि इसी को हम लोग ए कहते हैं, इसी को हम लोग ए कहते हैं। देखिए इसको ए कहते हैं, और इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग जो दिशा को दर्शाता है। बात क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बना करके बताने की कोशिश की है। अब चलिए समझिए कि इसका इस्तेमाल पहले कहाँ होता है, फिर उसके बाद इन चीज़ों की बात करते हैं। इस्तेमाल को समझिएगा। इस्तेमाल तो हमने आपको एक चीज़ करके बताया कि भाई अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दिशा की जरूरत पड़ती है, ठीक, दिशा की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ अब ये दिशा की जरूरत तो पड़ गई, तो ये तो हमको पता चल गया कि भाई जो हमारी सदिश राशियां हैं इनकी ज़रूरत है धरती पर, तो ज़रूरत है तो ये तो आ गई। लेकिन उसके बाद आप ये बताइए कि इसका हम लोग इस्तेमाल अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे? अपना क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करेंगे, और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कैसी प्रॉब्लम आ गई कि हमको सदिश राशियों को पढ़ना पड़ रहा है, तो उसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा उसको समझिए कि एक हमारे पास बॉक्स है। क्या है हमारे पास? एक हमारे पास बॉक्स है। कहाँ पे रखा गया है? एक सरफेस पे रखा गया, टेबल है, ठीक है, टेबल है, इसी पे रखा गया है। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ हम इस पे पुल कर रहे हैं, यानी कि पुल नहीं, इसको पुश कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, ठीक, इधर से ठेल रहे हैं, और इधर से इसको हम खींच रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, एक आदमी इधर से इसको ठेल रहा है और एक आदमी उधर से उसको खींच भी रहा है, मतलब कि उसको जल्दी से हमको ले जाना है, तो हम इधर से ठेल रहे हैं, उधर से वो खींच रहा है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया गया है। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो परिमाण को भी लेकर के चलती है और दिशा को लेकर के भी चलती है। तो यहाँ पर हम लोग इसी को सोच करके तो ऐसा काम कर रहे हैं कि इधर से हम ठेलेंगे, आगे से खींचेंगे, तो ये आगे जल्दी जल्दी भागेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, और एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। बात समझ आ रही है? एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। फिर इसको हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि कितना फोर्स टोटल आ रहा है। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 5 kg आलू है और 5 kg मान लीजिए कि टमाटर है आपका। आप बताइए टोटल कितना हुआ, तो आप कहेंगे, मतलब वजन में कितना हुआ, तो आप कहेंगे टोटल 10 kg। आपने तुरंत बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बता दिया तुरंत? क्योंकि ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसमें दिशा की जरूरत आपको नहीं पड़ रही। लेकिन जब भी फोर्स की बात आएगी, जब भी विस्थापन की बात आएगी, जब भी त्वरण की बात आएगी, जब भी वेग की बात आएगी, तब आपको
वहां पर ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कि 4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा जो है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ मतलब कि कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ उसमें चेंजेस हो जाए, ठीक है, कुछ अंतर आ जाए। तो यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही मायने रखती है। कैसे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक फोर्स इधर की तरफ आप लगाइए और एक फोर्स इधर की तरफ लगाइए, ठीक। कभी आप किसी चीज को मान लीजिए, जैसे कि आप ऐसा थोड़ा एज्यूम कीजिए इस चीज को कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारा हाथ यहाँ पर है ऐसा तिरछा, और ऐसा है तिरछा, ऐसा पूरा नहीं, ऐसा। और अगर एक आदमी हमको इधर से खींचता है और एक आदमी हमको इधर से, दोनों साथ में खींचते हैं, तो हमारा जो ये बॉडी है मेन पोर्शन, ठीक है, ये किधर की तरफ जाएगा? अगर ये दोनों इधर खींचते हैं तो ना इसके तरफ जाएगा ना इसके तरफ जाएगा, ये ऐसे बीच की तरफ आगे बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे वो लोग खींचेंगे ये आगे बढ़ेगा, ठीक, ऐसे खींचेंगे तो ये आगे बढ़ेगा और ये चीज इनके तरफ तो जाएगी, हम इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इधर जाएंगे या फिर ऐसा नहीं कि इधर जाएंगे, हम इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर बराबर बराबर फोर्स लग रहा है तब, अगर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो थोड़ा सा इसके तरफ जाएंगे, अगर ये ज्यादा लगा रहा है तो थोड़ा सा इसके तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये फोर्स 5 है ये फोर्स 4 है तो दोनों हमेशा जुड़ करके 9 का ही काम करेंगे। हो सकता है कि वो जुड़ करके 9 का काम ना कर रहे हो, कुछ कम कर रहे हो, कुछ ज्यादा कर रहे हो। बात समझ पा रहे हैं? तो वही चीज निकालने के लिए, उसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो बनाई गई है। और इनका जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं हमेशा डायरेक्शन को देख करके काम करते हैं। कैसे? चलिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं उसको बात करते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या क्या है, मतलब कि किस तरीके से कंडीशंस बनती है, कौन कौन सी। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट पॉइंट करके बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पर जितना भी नीचे का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है कि यदि, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया कि यदि सदिश ए यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो उनका परिणामी, परिणामी क्या होता है? परिणामी यानी कि रिजल्टेंट, परिणामी यानी कि रिजल्टेंट होगा। अब ये रिजल्टेंट क्या है अभी थोड़ा सा आपको समय लेकर के समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया, अपना ही एग्जाम्पल से समझाते हैं, हमने आपको बताया कि अगर हमको इधर कोई खींच रहा है, ठीक, और हमको कोई इधर खींच रहा है दोनों तरफ, तो हमारा जो मतलब कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये फोर्स है पहला, ये फोर्स दूसरा है, तो पहला फोर्स ये दूसरा फोर्स। लेकिन जब इन दोनों लगेंगे, दोनों फोर्स अप्लाई होंगे, तो हमारा जो बॉडी है, जो मेन पार्ट हमारा, वो किधर की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, यानी कि हमारी मेन बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसके तरफ हम ज़्यादा खींचेंगे कि इसके तरफ खींचेंगे कि बीच में आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारे ऊपर फोर्स लगेगा वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा और जिधर की तरफ लगेगा वो हमारी डायरेक्शन होगी। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि इन दोनों फोर्स का वो रिजल्टेंट हुआ। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप समझिए, अब इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर वही चीज़ हम फिर से बना रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक, एक बॉक्स है और इसको इधर से खींचा जा रहा है, इधर से क्या किया जा रहा है, इधर की तरफ खींचा जा रहा है और इधर से इसको इधर की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है। इधर खींचा जा रहा है 5 न्यूटन और इधर खींचा जा रहा है 6 न्यूटन से, ऐसे खींचा जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि इधर भी 5 ही खींचा जा रहा है। तो अब जब इसको हम इधर दोनों तरफ से खींचेंगे, ऐसे दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो है इधर की तरफ आगे बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? इधर की तरफ आगे बढ़ेगा और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जो भी होगा, जितना भी न्यूटन होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डायरेक्शन भी होगी कि इस डायरेक्शन में, या फिर अगर इधर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जा सकता है, और इधर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसके पास डायरेक्शन भी होगी और उसके पास एक फोर्स भी होगा, यानी कि जिस फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहाँ पर कहा गया कि यदि सदिश ए है और बी है तो उन दोनों का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा। अगर कोई बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ए लग रहा है एक बी लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, कब जब दोनों की दिशा समान हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक जो अभी हमने आपको बना करके दिखाया था। कहा गया कि जब इनकी दिशा समान हो, यानी कि एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, डब्बा हम इसको खींच रहे हैं, खींच ही नहीं पा रहे, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। मान लीजिए हम इसको नहीं खींच पा रहे, हम क्या करेंगे, किसी को बुलाएंगे, अपने स्टूडेंट को, आ जाओ चंगू, तो चंगू आ जाएगा। अब चंगू भी साथ में मिल करके खींचने लगेगा इधर ही, क्योंकि इसको इधर लाना है। तो एक आदमी पहले से खींच रहा था, दूसरा भी उधर ही फोर्स लगाने लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब भी दो यहाँ पर जो फोर्सेस है, यहाँ पर क्या कहेगी, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, ठीक है, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, तो उनका परिणामी होगा दोनों की दिशा समान हो, यानी कि जब दोनों की दिशा समान होगी तो इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 5 न्यूटन है, कितना है, 5 न्यूटन है और यहाँ पर 4 न्यूटन है, तो टोटल में यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में खींच रहे थे दोनों, डायरेक्शन सेम रहेगी। और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा आएगा वो इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा। तो 4 और 5 कितना होगा, 9 हो, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। तो 9 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगेगा, किधर की तरफ, जिधर की तरफ ये दोनों फोर्सेस लग रहे थे। बात क्लियर है, पहला रूल। दूसरा क्या है, दूसरा रूल ये है कि दोनों की दिशा विपरीत हो। और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है, तो उससे मतलब नहीं है, बस वो एक तरफ लगना चाहिए। क्योंकि अगर एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो उसको हम शिफ्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं, उसी सेम प्लेन पर ला सकते हैं। उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक इसका एग्जाम्पल और समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे अभी पहला हमने बताया कि एक यहाँ से खींच रहा था, नहीं खींच रहा था, ठीक है। जैसे आपने गांव में देखे हैं, भैंसिया होती है, भैंसिया को अगर आगे से खींचते रहो तो नहीं जाती, लेकिन पीछे से कोई धक्का मार देता है, कहता है रे चलो चलो, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब उसको हम खींच रहे थे, नहीं आगे आ रही थी, लेकिन पीछे से कोई आया, ठीक है, उसने फोर्स थोड़ा सा लगा दिया तो आगे चल गई, ठीक। तो उसी तरीके से अगर एक फोर्स यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर लग रहा है, तो ये भी तो आपका सेम डायरेक्शन में ही हुआ, ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर ये 2 न्यूटन का हुआ, ये 7 न्यूटन का हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 9 न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया। बात क्लियर है, इधर इस डायरेक्शन में, बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि दोनों की दिशा विपरीत हो। अगर दोनों की दिशा विपरीत हो तब क्या होगा, अगर दोनों की दिशा विपरीत हो तब क्या होगा भाई साहब। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा ब्लॉक बन गया, ठीक, ये हमारा ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये ब्लॉक बन गया। अब देखिए, यहाँ पर हमको फोर्स जो लगाना है वो अपोजिट लगाना है। एक इधर से ठेले जा रहा है और एक इधर से ठेले जा रहा है, ठीक है। बफर चलता है तो क्या होता है, खाना खा रहे, एक इधर से ठेले जा रहा है, भीड़ है तो, और वो उधर से ठेले जा रहा है, ठीक है, कि हमको पहले लेना, वो सोच रहा है हमको पहले लेना है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो फोर्स है वो अपोजिट है। फोर्स क्या है, एकदम सीधा सीधा अपोजिट है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा अपोजिट है। और इसके पहले जो हमने आपको कंडीशन बनाई, जो इसके पहले हमने आपको कंडीशन बताई, उसका डायग्राम बना लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर चलिए छोटा सा डायग्राम उसका बना देते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम बना के रखेंगे तो आपको याद रहेगा वो चीज़, ठीक। तो ये डायग्राम इधर और ये इधर, ऐसा करके एक डायग्राम उसके लिए बना लीजिएगा। और उसके साथ साथ ही जब हम, ये तो हम आपको ब्लॉक के ऊपर बना के दे रहे हैं, यानी कि एक बॉक्स है, इसके लिए बना रहे हैं, यहाँ पर है, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में आप बार बार ये ब्लॉक वगैरह नहीं बनाएंगे। आप वहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को एक पॉइंट मानेंगे, इस चीज़ को क्या मानेंगे, एक पॉइंट मानेंगे, ठीक। और उस पॉइंट पर फोर्सेस लगाएंगे, तो एक फोर्स आपका इधर की तरफ और दूसरा फोर्स भी आपका इधर की तरफ ही करेंगे। तो ये ऐसे करके आगे की तरफ, मान लीजिए थोड़ा बड़ा कर दीजिए, फिर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो वो आगे तक नहीं होगा, वो लंबा नहीं होगा। तो ये इस तरीके से इसको शो करेंगे। बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर क्या है,
इसके बाद यहाँ पर है कि अगर ये चीज दोनों की जो दिशा हो वो विपरीत हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए इसको भी एक बार यहाँ बना देते हैं ताकि आप इसको नोट भी करते रहें, बनाते भी रहें हम, है ना। हर तरह से आप इसको, क्योंकि डायग्राम से बना रहेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, आपके लिए भी सही रहेगा और हम समझा देंगे अच्छे से, उसके लिए भी सही रहेगा। चलिए तो ये ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीट पे बैठते हैं, सीट बैठने की है 3 लोगों की, बैठ गए 4 5 बैठ गए हैं। अब क्या होगा, अब हम अगर थोड़ा सा इधर से इसे खिसकेंगे, दबाएंगे तो उधर वाला गिर जाएगा, ठीक है। उधर थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो हम इधर गिर जाएंगे, ऐसा होता है। तो ऐसा कब होता है कि अगर उधर वाला जो फोर्स लगा रहा है, अगर हमारे फोर्स से ज़्यादा उसका फोर्स हो गया तभी हम इधर गिरेंगे, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा फोर्स है तो हम ठेल देंगे तो वो उधर गिर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जब हम क्या करते हैं, इधर लगा रहे हैं 2 न्यूटन और इधर लगा रहे हैं मान लीजिए 6 न्यूटन, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट जब इस तरीके से होगा तो इसका रिजल्टेंट का मतलब होता है कि उन दोनों फोर्सेस को हम सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा। रिजल्टेंट मतलब होता है, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर बताया ना कि अगर 5 kg हमने आलू लाए और 5 kg हमने टमाटर लाए, तो ये दोनों चीज़ें लाई, तो अब अगर इसको हम दोनों को सॉल्व कर रहे थे तो 10 kg आ रहा था, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद 10 kg आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मल हमने बता दिया। तो उसी तरीके से जब इन दोनों फोर्सेस को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि फोर्स को भी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए कैसे पता चलेगा कि उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि पूरा काम कितना हुआ। तो उसी के लिए ये तरीका बनाया गया है वेक्टर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग जा रहे थे, तो ये तो फिक्स है कि भाई ये ज़्यादा है तो इधर ठेल ले जाएगा, यानी कि डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी, डायरेक्शन तो फिक्स है कि भाई जिधर ज़्यादा फोर्स रहेगा उसी की डायरेक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है। कम वाले में रुक जाएगा, कम वाला का जो ये डायरेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, वो हार जाएगी, तो ये इधर की तरफ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये क्या होगा, बताया गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर एक सदिश ए है एक बी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6 - 2, तो 6 - 2 आपका क्या आ जाएगा 4 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा किधर की तरफ, 6 के डायरेक्शन में, 6 के डायरेक्शन में। बात क्लियर है। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो इसका कैसे बनेगा, आप मान लीजिए कि ये चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट में है, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, देखिए ऐसे मिला दीजिए, तब भी तो ये सही है, ये रिप्रेजेंटेशन इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से या फिर आप इसको ऐसे मिला दीजिए कि एक फोर्स जो है, एक फोर्स आप ऐसे बना रहे हैं, देखिएगा एक फोर्स आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक, और ये वाला फोर्स आप आगे लेके जाइए, मतलब कि जो आपका 6 वाला है वो आप इधर ले जाइए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो इन दोनों का टेल जो है वो मैच कर जाएगा। देखिए ये आपका इधर वाला हेड होता है, इधर वाला टेल होता है, तो हेड और टेल होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये टेल और टेल मैच किया हुआ है, ठीक। और उसी तरीके से आप यहाँ पर इसका यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेड और हेड मैच किया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या मैच किया गया है, यहाँ पर टेल और टेल मैच किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए, यहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत हो क्या होता है, लंबवत का मतलब होता है कि अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा हो, कैसा, देखिएगा एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा इधर लग रहा है 2 न्यूटन, 2 ही ले ले, चलिए यहाँ सभी हटा दीजिए इन चीज़ों को, 2 न्यूटन और इधर से मान लीजिए लग रहा है 4 न्यूटन, बहुत सही, 2 लग रहा है इधर से 4 लग रहा है। अब अगर इसको हम बनाएंगे इस तरीके से तो कैसे बनेगा, इधर ऐसे बनेगा, ठीक, इसको हमने आगे कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो ये इधर की तरफ इसका टेल और टेल मैच कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए
हम इसको लाए और इसको यहाँ पे खड़ा कर दिए, मतलब इसका टेल यहाँ कर दिए, आइए आगे चला गया, और इसको खिसका के लाए यहाँ पे कर दिए, तो टेल और टेल मैच कर जाएगा, क्योंकि आपको टेल और हेड मैच करा करके रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, या फिर अगर इधर से फोर्स लग रहा है तो अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये फोर्स यहाँ से नहीं लग रहा था, ऊपर से नहीं लग रहा था, नीचे से लग रहा था, नीचे से लग रहा था, तो ये कैसे बन जाएगा, तब अच्छे से बनेगा, यहाँ इस तरफ से बनेगा, यानी कि ये वाला फोर्स आपका इधर की तरफ आएगा और ये वाला जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका ये मैच कर जाएगा। बात क्लियर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अब ये 4 न्यूटन का था, 4 न्यूटन का, तो 4 न्यूटन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 2 न्यूटन आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से फोर्स लग रहा है, एक इधर है एक इधर है, तो एक दूसरे के बीच क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल यहाँ पर कितने का होता है, 90 का होता है। तो अगर आपसे लंबवत कह दे या फिर यानी कि परपेंडिकुलर कह दे या फिर एंगल बता दे कि 90 का है, तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से फोर्स लग रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो वो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, √a² + b²। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर r में ऐसा नहीं लगाए हैं, लगाए हैं क्या, नहीं लगाए हैं, फॉर्मूले में भी नहीं लगाए होंगे। देखिए इसमें हमने लगाया, इसमें हमने लगाया, इसमें नहीं लगाया, क्यों, क्यों भाई, यहाँ पर r हम जब दिखा रहे हैं तो ये यहाँ पर भी, यहाँ पर वही चीज़ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हटा दिए, यहाँ पर भी हटा दिए, क्यों भाई, इस वजह से हटा दिए क्योंकि यहाँ पर जब आप इस तरीके से प्रॉब्लम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो डायरेक्शन भी आपको मिलेगी, इसमें भी आपको डायरेक्शन तुरंत मिलेगी। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, सॉरी परिणामी बल जो होता है, इसका जो होता है परिणामी बल जो होता है, यानी कि रिजल्टेंट जो होता है, परिणामी जो होता है, वो अलग से मिलता है, और इसका जो डायरेक्शन होती है वो अलग से मिलती है। कैसे, जैसे कि इसमें आप डायरेक्शन क्या बता पाएंगे, इसमें डायरेक्शन क्या बताएंगे भाई, डायरेक्शन तो हम यहाँ पर मैथ जो हमारी फिजिक्स, इसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ऐसा तो बताएंगे नहीं, मतलब यूज करेंगे, लेकिन हम लोग ये जानते हैं ना कि उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, एंगल के बीच कितना होता है भाई, यहाँ पर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और हमारे पास वेस्ट हो गया, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90-90 होता है ना, 90-90 होता है चारों तरफ का। तो हम यहाँ पर जो भी एंगल निकालते हैं वो कोण के फॉर्म में निकालते हैं, यानी कि एंगल के रूप में निकालते हैं। जो भी हम यहाँ पर दिशा निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, वो कोण के रूप में निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका तो पहले से ही पता है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो हम समझ जाएंगे ना कि एक इधर लग रहा होगा तो एक इधर लग रहा होगा, एक उत्तर में लग रहा होगा तो एक पूर्व में लग रहा होगा, एक उत्तर में लग रहा होगा तो एक पश्चिम में लग रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन तो क्लियर हो गई है, और हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड हो गया इधर, डायरेक्शन इधर हो गई, दोनों चीज आ गई, तो वेक्टर हो गया ना। चलिए बात क्लियर है, समझ के रखिए। इसके बाद क्या है, ये हो गया, चलिए हाँ देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, स्याही इसकी खत्म हो रही है। चलिए इसके बाद देखिए ये और इम्पोर्टेंट है, ये और इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म में इस वजह से इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोई क्लास तो चल नहीं रही है भाई, आप इसका नोट्स वगैरह तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको थ्योरी लिख करके आनी है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं हो, तो सब दे चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, तो एंट्रेंस में समय कम होता है, जितना ज़्यादा कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे वो बेनिफिट होगा। बल्कि आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे, हम ये डिफिनेशन याद कर लें, वो डिफिनेशन याद कर लें, तो वो सब आपका समय गया, आप वहाँ पर 12th वगैरह में याद कर रहे थे। बल्कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप यहाँ पर आएंगे कॉलेज वगैरह में, चाहे पॉलिटेक्निक में, चाहे IRT में, तो आप वहाँ पर खूब डिफिनेशन याद कीजिए, आपसे बहुत सारी डिफिनेशन याद कराई जाएंगी, तो आप वहाँ पर खूब याद कीजिएगा। लेकिन अभी आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन लगाएंगे, अभी बस इसको समझाते थे तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच कोण थीटा हो, यानी कि जो हमारे पास सदिश है A और B, इसके बीच का जो एंगल है, कोण है, वो क्या हो, थीटा हो। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इस तरीके से हो यहाँ पर, और दूसरा कैसा हो, दूसरा ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो, मतलब कि अभी तक जो लग रहा था, अभी तक जो काम हो रहा था वो तो नॉर्मल था भाई, एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था,
तो हम नॉर्मल ये वाला लगा दे रहे थे, ये या ये लगा दे रहे थे, कोई लगा दे रहे थे। अब फिर से थोड़ा सा कठिन हुआ तो एक इधर लगा और एक एकदम सीधा लगा, तो वो भी काम हमने कर लिया एकदम मस्त से, या 90 वाला कर लिया। लेकिन अब काम गड़बड़ हो गया, अब एक इधर लग रहा है और एक इधर, अब फिक्स भी नहीं कितने एंगल पे है, पता नहीं है, बताया नहीं क्या है। तो ये मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए है और ये बी है, तो यहाँ से हम इसको ए कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, ए, और इसको हम कह देते हैं बी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं वेक्टर बी और इसको कह देते हैं वेक्टर ए। अब हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये क्या है, थीटा है। ठीक, तो आंख जैसा लग रहा है क्या भाई, चलिए, तो ये थीटा है। तो अब यहाँ पर दो, यहाँ पर वेक्टर्स लगे, बीच का एंगल थीटा है। तो अब देखिए इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया फार्मूला बना दिया गया खट से। तो फार्मूला है कि अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पर जो ए होगा, ए ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये डायरेक्शन मत लीजिएगा, आपको ए लेना है। यानी कि अगर इसका मॉड कर देंगे तो मॉड इसका क्या आता है, ए ही तो आता है, भी हमने आपको इससे पहले बताया। ठीक, तो आप उसमें उतना परेशान मत होइए, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि आपको ए ही दिया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको ए दिया रहेगा, तो ये ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आपको अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो आपको इसका रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल जो है मिल जाएगा। अगर ये बल है तो बल मिलेगा, अगर वो वेग है तो वेग मिलेगा, संवेग है तो संवेग मिलेगा, जो होगा वही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका परिणामी मिलेगा, यहाँ पर एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दो वेक्टर हैं, तो इसका इस तरीके से आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ये मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो केवल आपका यहाँ पर परिणामी यानी कि रिजल्टेंट मिल रहा है। लेकिन रिजल्टेंट के साथ साथ हमने आपको क्या बताया, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर में यही तो बताया गया ना आपको कि इसमें परिणामी भी, उसमें जो है मैग्नीट्यूड भी आएगा, परिमाण भी रहेगा। देखिए दो वर्ड है, इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, एक होता है परिमाण जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है, और एक होता है परिणामी जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। देखिए ये परिणामी है और एक होता है परिमाण। ठीक, तो ध्यान रखिएगा परिमाण और परिणामी में, तो परिणामी में आप रिजल्टेंट रखेंगे, ये परिणाम आप समझते हैं कि ऐसा करोगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा, तो परिणाम मतलब वो रिजल्टेंट, रिजल्ट बहुत खराब होगा, तो वो परिणाम है। और परिमाण क्या है, वो मैग्नीट्यूड होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि जैसे 5 kg 10 kg वो मैग्नीट्यूड। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसका परिणामी क्या आएगा, वो यहाँ पर ये तो आ गया आपका फार्मूला। अब ये हमने कहा कि भाई इसका परिणामी आ गया, लेकिन उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी आएगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि परिणामी जो है आर, यहाँ पर जो है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के साथ अगर अल्फा और बीटा का कोण बनाता है, यानी कि इसका जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि परिणामी जो आता है, परिणामी जो आता है वो दोनों जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में ही आता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में ही आता है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का हमेशा जो एंगल होता है वो 180 से कम होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, याद आ गया बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है कि दोनों सदिश, दोनों सदिशों के बीच का कोण सदैव सदैव 180 डिग्री से कम होता है, 180 होता है या फिर 180 से कम होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 180 या फिर 180 से कम, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है 180 पे है ना, देखिए टोटल एक वेक्टर इधर एक इधर, तो इसके बीच का एंगल क्या है 180 है ना, 180। तो अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ये बना है, एक वेक्टर इधर गया है, एक वेक्टर इधर गया है, तो क्या ये एंगल नहीं हो सकता था, बिल्कुल एंगल बन रहा है भाई, इधर वेक्टर इधर के एंगल बन रहा है, लेकिन इस एंगल को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 180 से बड़ा है, तो 180 से जो छोटा होगा उसको हम लेंगे, तो छोटा वाला इधर वाला है। ठीक, क्योंकि जब आप दो लाइन खींचते हैं, जैसे आप एक खींच रहे इधर, एक खींच रहे इधर, तो अगर आप यहाँ पर एंगल बनाते हैं तो दो एंगल बनता है ना, एक इधर का और एक इधर का। ठीक, तो हम हमेशा छोटे वाले एंगल को लेंगे जो 180 से छोटा होगा। चलिए ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ये 180 से छोटा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बता रहे थे, ये कहाँ से याद आ गया था, बता ये रहे थे कि
जो परिणामी है हमारा आर, रिजल्टेंट, ये आर है, ठीक, यहाँ पर ये डायरेक्शन के साथ में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आर आपका आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा ए है इसके साथ कैसा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, और हमारा बी के साथ कैसा एंगल बना रहा है, यानी कि ये जो एंगल आपके पास में दिखेगा, ये वाला एंगल, वो क्या दिखेगा, ये आपके पास में बीटा है, और ये जो एंगल आपके पास में है ये आपके पास में अल्फा है, और ये जो टोटल एंगल आप यहाँ पर देख पा रहे थे, ये इसको और आगे बढ़ा दीजिए लिखने के लिए, ये जो एंगल आप देख पा रहे थे ये आपका क्या है, वो थीटा है, ठीक है, वो दोनों के बीच का है, और ये जो अल्फा और बीटा है वो रिजल्टेंट के, यानी कि रिजल्टेंट और यहाँ पर ए के बीच में है, और इधर बी और रिजल्टेंट के बीच में है बीटा। बात क्लियर है, इधर अल्फा और इधर बीटा। तो अब आपको अल्फा और बीटा कैसे निकलेंगे, अगर हम ऐसा कोण बनाए तो tan a, इसका जो फॉर्मूला होता है ऐसे निकालेंगे, क्योंकि tan अल्फा आ जाएगा, तो tan अल्फा से हम लोग क्या करेंगे, tan को उधर भेज देंगे, तो इसका इन्वर्स ले लेंगे tan के हिसाब से, तो यहाँ पर अल्फा हमारा आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व, मतलब कि इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर a के साथ कौन बनता है, अल्फा, तो हमेशा जिसके साथ बनेगा, तरीका बता रहे याद करने का, तो जिसके साथ बनेगा उसको आप बाहर रखेंगे। जैसे देखिए अल्फा किसके साथ बनता है, ए के साथ, तो जैसे आपको ये बताना कि ए के साथ कौन सा बनता है, तो आप देखेंगे अल्फा बनता है, तो उसको बाहर रखेंगे। आपको यहाँ पर देखना tan बीटा, तो tan बीटा किसके साथ बनता है, tan बीटा बनता है बी के साथ, तो बी को आप बाहर रखिए, यहाँ पर ए को अंदर रख दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपसे फॉर्मूला पूछा गया कि बताइए tan अल्फा क्या आएगा, तो आपको पता है कि tan अल्फा किसके साथ बनता है, ए के साथ और आर के साथ बनता है, तो ए और आर के साथ तो बनता है, तो यहाँ पर ए के साथ बन रहा है, तो फॉर्मूला आपको बताना है, तो आप पहले यहाँ पर ए लिख दीजिए बाहर, और फिर यहाँ पर आप ऊपर क्या लिखिए, बी साइन थीटा, और प्लस में यहाँ पर बी कॉस थीटा। बात क्लियर है, तो ये क्या होगा, tan अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा है ए के साथ, तो ए बाहर रहेगा, तरीका है, ठीक है, याद कर लीजिए। उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर tan बीटा निकालना होता, तो tan बीटा किसके साथ होता है, बी के साथ होता है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बी आपका बाहर रहेगा, और ए साइन थीटा और प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से आपका बीटा आ जाएगा। तो बात क्लियर है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जितना यहाँ पर हमने बताया, चाहे ये फॉर्मूला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे ये हो, और चाहे ये दोनों फॉर्मूले, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चन जैसे से हम लोग लगाते रहेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, तो वहाँ पर हम आपको समझाते रहेंगे। ये आशा करते तो आप इन चीज़ों को समझ गए हैं कि जब ये बराबर होगा तो क्या होगा, अपोजिट होगा तो क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वो वहाँ पर शो करेगा, और 90 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, और किसी भी एंगल पे होगा, जैसे फिक्स नहीं है, 30 पे है, 60 पे है, 45 पे है, 55 पे है, कितने पर भी है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि 90 का क्या होता है, फॉर्मूला हम भूल गए हैं, तो आप क्या कीजिए, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और यहाँ पर जो एंगल है थीटा, वहाँ पर 90 रख दीजिए, और आपका यही वाला फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा, या फिर आंसर खुद ही आ जाएगा। बात क्लियर है, तो इस तरीके से ये आप इसको पहले नोट डाउन एक बार कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, और बाकी की जो भी चीज़ें इसमें बची गई हैं, ठीक है, अभी और भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग आगे सॉल्व करते रहेंगे और क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं इसमें, इसको हटाया जाए, चलिए इसको हटाते हैं। भाई ये बोर्ड कितना हिलता है भाई, किसी दिन गिरी गई है। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लाए हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो बल सदिशों के मतलब दो बल सदिश का मतलब कि यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है, फोर्स के, ठीक है, के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, और वे परस्पर लंबवत है, क्या बात है,
तो परिणामी होगा। परिणामी मतलब उनका परिणामी बल क्या होगा? आपके पास में ऑप्शन है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 14 न्यूटन और 0 यानी कि 0 है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन है। क्या कहा जा रहा है कि यदि दो बल है सदिश है, ठीक है, उसमें कहा जा रहा है कि उसमें उनका परिमाण क्या क्या है, परिमाण क्या क्या है, एक का 6 न्यूटन है और एक का 8 न्यूटन है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है, और यहाँ पर ये कहा गया कि और वे क्या है, परस्पर लंबवत है, लंबवत 90 डिग्री है, तो उनका परिणामी बताना है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा? फॉर्मूला हमने आपको बताया कि जब भी आपको इस तरीके से दिखेगा तो आप इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, यानी कि आर की वैल्यू आपको पूछी जा रही है, तो आपको ए की वैल्यू पता है। ए आप किसको मान लीजिए, ए आपका मान लीजिए 6 है, और बी आप मान लीजिए कि 8 है न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से आप ए का स्क्वायर करेंगे और प्लस में किसका स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये आ गया 36 और प्लस में ये 64। तो 36 और 64 कितना होता है भाई साहब, 100 होता है। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा 10, तो 10 न्यूटन ये आर की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्शन आपको पता है कि 90 डिग्री पे है। ठीक, तो 10 न्यूटन आपके ऑप्शन में कहीं पर आ रहा है क्या? 10 न्यूटन आपके ऑप्शन में कहीं पर आ रहा है क्या, बताइए। तो अगर आ रहा है तो आप उसको लगा लीजिए, वो सही आंसर है। ठीक, वो आपका आंसर सही आंसर है। अरे भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसमें स्याही डाल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये छोटा क्वेश्चन था, इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। छोटे क्वेश्चन से शुरुआत तो करेंगे ना, फिर तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, आगे समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समान वर्गों का, दो समान वेगों का लिखा है भाई साहब, वेग लिखा है, वर्ग नहीं। वेग समझते हैं, वेलोसिटी। दो समान वेगों का परिणामी और परिमाण में अंतर समझिएगा। परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान है। ठीक है, प्रत्येक वेग के क्या है, समान है। दोनों वेगों के मध्य कोण है। आपको बताना है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दो समान वेग है, दो समान क्या है, वेग है, यानी कि एक वेग मान लीजिए 10 है तो दूसरा भी 10 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो समान वेग है वो a है। ठीक है, क्या है, या फिर मान लीजिए v है। चलिए वेग है तो v है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, तो v है। अब यहाँ पर का दो समान वेग v है, यानी कि पहला भी v ही है, दूसरा भी v ही है। ठीक है, का परिणामी यानी कि अगर उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान ही है। प्रत्येक वेग का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वेग क्या था, फिर प्रत्येक वेग कौन है, प्रत्येक वेग मतलब पहला वेग और दूसरा वेग, तो पहला दूसरा वेग क्या है, v है। तो कहने का मतलब ये, तो जो इसका कंपोनेंट है वो v है, और उसके साथ साथ इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट यानी कि परिणामी, ये भी v ही है। बात क्लियर है? देखिए कहा जाना कि इसका परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान है, तो यानी कि वे भी v ही हो जाएगा। तो दोनों के मध्य, यानी कि दोनों के मध्य आपको बताना है कि कोण क्या है, यानी कि जो आपका पहला v है और दूसरा v है, दोनों समान है, उनके बीच आपको बताना है कि कितना एंगल होगा। तो उनके बीच आप कैसे एंगल बताएंगे, एंगल आप कैसे बताएंगे, बताइए भाई, एंगल कैसे बताया जाएगा? तो एंगल आपको ये पता है कि इसमें एंगल तो दिया नहीं गया है कि भाई
कितने पे है कितने पे नहीं, वही तो पूछा गया है। तो आप इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से निकाल सकते नहीं। तो जब आप एकदम सब कुछ छोड़ दीजिए, तो हमने आपको क्या बताया कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, किससे नहीं आया किससे नहीं आएगा, तो आप इस फॉर्मूले के पास में आइए। और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, लिखा होता है कि आर, यहाँ पर लिखा है कि आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab और उसके बाद कॉस थीटा। तो अब यहाँ से जो थीटा है उसी की आपको वैल्यू बतानी है, क्योंकि वही आपका यहाँ पर डायरेक्शन होगा, वही आपका कोण होगा। वही थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का मध्य का कोण ही होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, तो थीटा की वैल्यू यहीं से तो निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को थोड़ा आसान बनाएंगे, और अंडर रूट को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि हम अंडर रूट को इधर भेज देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सही। तो अब आप बताइए, रिजल्टेंट आपका क्या था, v था, तो इसका स्क्वायर हो गया। पहला कोण, पहला मतलब कि जो वेग था वो क्या था, वो भी v ही था, तो इसका स्क्वायर हो गया। दूसरा आपका क्या था, वो भी v ही था। कहा गया ना कि दोनों वेग समान है। बहुत सही। तो यहाँ पर ये 2 है, और v और यहाँ पर v, दोनों v का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा आपका बचेगा, कॉस थीटा आपका बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये जो v है और यहाँ पर आपका ये जो v दिख रहा है, मान लीजिए हम इसको इधर भेज दें, तो यहाँ पर ये आपस में कट जाएंगे। आपस में अगर हम इसको इस साइड भेज दें तो उधर प्लस था, तो इधर आएगा तो माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा, केवल हम एक को भेज रहे हैं, बाकी का यहीं है, बाकी का यहीं पे है, तो ये माइनस हो जाएगा कट करके, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 आ गया, अब इधर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर। ये समझा रहे कि स्टेप, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बस आपको हम समझा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस वी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा इसके इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पर हमको इस पूरे को भी इधर भेजना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो किस में रहेगा, 2v स्क्वायर। ठीक है, 2v स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा थोड़ा सा पास में ला लेते हैं, दूर चला गया है। तो अब यहाँ से देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस थीटा इक्वल क्या आएगा, -1/2 आएगा। और आप ये बताइए कि कॉस थीटा की वैल्यू मतलब किस एंगल पे -2/2 मतलब कि -1/2 आती है। एक सेकंड थोड़ा सा बताइए तब से आप लोग। बोलते बोलते आवाज जो है कभी कभी एकदम खरखर खरखर करने लगती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब कॉस थीटा की मतलब कि ऐसा कौन सा एंगल है कि जब हम वैल्यू रखते हैं तो -1/2 आता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ याद रहनी चाहिए। तो ये 120 आता है, तो 120 पे जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक, तो अब इसको निकाल लेंगे, या फिर आप इसका इन्वर्स करके भी निकाल सकते हैं। तो 120 आप याद रखिए। ठीक है, आप इसको नोट पॉइंट पे लिख लीजिए कि नोट में लिख लीजिए, नोट कॉस थीटा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि cos 1/2। ठीक, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी इनवर्स में ये क्या होगी, 120। ठीक, ऐसे करके लिख लीजिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं इनवर्स करके। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या है सर जी, बता नहीं रहे, बस जबरदस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि, अच्छा अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। तो इसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण, यहाँ पर ये अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत है। कार्यरत का मतलब होता है मतलब कि उस पर काम कर रहे हैं। एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो उनके बीच का एंगल जो है वो है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा है, ये कार्यरत है। तो आपको क्या करना है, और परिणामी, इनका परिणामी भी बताया गया है। परिणामी
13 न्यूटन है, 13 न्यूटन है। तो आपको क्या बताना है, तो अल्फा का मान आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है पाई, पाई/3, पाई/4 और पाई/2। ठीक है, इतने ऑप्शन है। चलिए सही है। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक फोर्स ये बताया है, एक फोर्स ये बताया है, और आपको एंगल भी बताया है, मतलब कि ये अल्फा है, उसी की वैल्यू पूछ रहा है, और उसके साथ साथ रिजल्टेंट भी बताया, जैसा पहले क्वेश्चन में था इसके पहले वाले में। तो आपको क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाना है। तो रिजल्टेंट आपको 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर दिया जाए, 13 का स्क्वायर कर दिया जाए, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर 12 का स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है ना, फार्मूला वगैरह तो हाँ लिखा है पहले से ही, इसी वजह से तो हमने नहीं मिटाया। तो अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या था, 2ab, तो 2a क्या है 12 और b क्या है 5, और उसके बाद क्या है इनटू में कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर पहले बता दिया कि दोनों के बीच का जो बल है, मतलब बल है दोनों, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है, तो हम यहाँ पर अल्फा रख देंगे। ठीक है, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि यार अल्फा तो इसका होता था, यहाँ पर क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह दिया कि अल्फा है, तो हम अल्फा यहाँ पर रख देंगे। ठीक, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कहाँ पे होता है, ये वाला होता है। ये अल्फा जो होता है ये दोनों के बीच का एंगल का वाला नहीं होता, ये रिजल्टेंट से होता है किसी कंपोनेंट के बीच में। ठीक, ए कंपोनेंट में, और ये बी कंपोनेंट के बीच का होता है। तो यहाँ पर कह दिया तो हम बीच में यही वाला रखेंगे और इसी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 169 करके आएगा क्या, यहाँ पर 144 आएगा क्या, और यहाँ पर 25 आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए भाई, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका ये इसका 10 कर दीजिए, 120 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस, और यहाँ पर ये अल्फा। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको ऐड करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे इन दोनों का, तो ये आपका 169 ही आ जाएगा, और 169 को अगर आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -169 हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व होकर के 0 हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व होकर के 0 हो जाएगा कि नहीं। अब 120 को अगर आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 है ना, से डिवाइड किया जाएगा 120 का, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस अल्फा की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कब 0 आती है भाई, कॉस की वैल्यू जो है कॉस अल्फा, यानी कि कौन सा एंगल रख दे तो यहाँ पर 0 आए, तो 90 रखते हैं तो 0 आता नहीं आता, 90 पे इसका वैल्यू 0 आता नहीं आता है, आता है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में 90 दिया नहीं है, ऑप्शन में तो 90 कहीं आपको दिख नहीं रहा है, तो 90 नहीं दिख रहा, तो ये पाई दिख रहा है। पाई का मतलब क्या होता है 180, तो 180 का अगर हाफ करेंगे तो 90 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पाई/2, तो यहाँ पर आपका 90 है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी और भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन आप छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बड़े क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। ठीक, क्योंकि जितना आप सीखेंगे पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना सीखेंगे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही काम आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह कहा गया है कि निम्न वेगों में से, यहाँ पर कुछ वेग दिए गए हैं आपको, निम्न वेगों में से किस जोड़े का योग 2 मीटर पर सेकंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन आपके पास में क्या है, 1 मीटर पर सेकंड, और कॉमा करके कह दिया 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद यहाँ पर भी एक ही है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, यही है 1 मीटर पर सेकंड कॉमा करके 4 मीटर पर सेकंड। ये है क्या भाई, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। आप कह रहे हो कि निम्न वेगों में से किस जोड़े का योग
मतलब कि यहाँ पर दो तरीके के वेग दिए गए, उनका जोड़ा दिया गया है। देखिए पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, जैसे कि इसको ए मानेंगे तो इसको बी, इसको ए मानेंगे इसको बी। तो यहाँ पर वेगों का जोड़ा दिया गया है, दो जोड़ा। ठीक, और यहाँ पर बता रहा है कि किस जोड़े का योग, ठीक है, यानी कि इन दोनों का योग करेंगे। तो योग का मतलब कि यहाँ पर वो योग मत सोच लीजिएगा कि नॉर्मल जैसे आप जोड़ते हैं भाई एक और एक जोड़ेंगे तो दो आ जाए, वो मत सोचिएगा। क्योंकि यहाँ पर वेग जो है कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में जब हम कोई काम करते हैं तो डायरेक्शन को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हम योग कह रहा है तो हम समझ पा रहे हैं कि ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर किस जोड़ का जो योग है यानी कि रिजल्टेंट है वो इतना होगा, इतना होगा। ठीक है, यानी कि अच्छा इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, यानी कि ये जो चारों दिए गए हैं इसको हमको सबको निकाल निकाल करके देखना होगा और तब जा करके हमको पता चलेगा कि किसका दो नहीं हो सकता है। ठीक है, किसका किसका दो हो सकता है और किसका दो नहीं हो सकता है। बात क्लियर है। तो अब इसमें हो सकता, और एंगल तो दिया नहीं है भाई, एंगल अगर दे देता तो थोड़ा हमको क्लियर रहता कि भाई कौन सा एंगल लगाएंगे तो उसके हिसाब से बताते कि होता कि नहीं। लेकिन कहा कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो अब हमको एंगल को भी चेंज कर करके करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको करेंगे एक बार रख करके 0 एंगल पे, फिर 180 एंगल पे, फिर 60 एंगल पे, फिर 90 एंगल पे, फिर उसी तरीके से इसको रख रख के करना पड़ेगा, फिर इसको, तो कितना समय लग जाएगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन हमको दिमाग लगाना है, यहाँ पर क्या करना है, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, आपको एक तरीका हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक, तो इसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है, ठीक, यहां पर इस तरीके से लिख लीजिए, यदि 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 वेक्टर ए तथा हो तो रिजल्टेंट यानी कि परिमाण, परिमाण नहीं भाई, देखिए हमसे भी बोलने में गड़बड़ी हो जा रही है, परिणाम, परिणामी इसका जो आएगा वो क्या आएगा। अगर हम इसमें मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम समझते हैं, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो वो हमेशा होता है कि हम इन दोनों को जोड़ दें। और अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो वो ये होता है कि हम इन दोनों को घटा दें। ध्यान से समझिएगा, किसी भी वेक्टर में जैसे दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि ये इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है। भाई अगर एक फोर्स इधर 4 का लग रहा है, इधर 5 का लग रहा है, तो ये 4 और 5 करके पूरी ताकत लगा दें, चाहे हम इधर से खींच ले, चाहे इधर से ऐसे करके खींच ले, चाहे इधर से ऐसे करके खींच ले, या इधर से करके खींच ले, इधर से करके खींच ले, कैसे भी खींच ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना फोर्स लग सकता है, चाहे इधर चाहे इधर, किधर भी लगेगा, एक तरफ लगेगा वो। अब किधर लगेगा वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का हम फोर्स लगा रहे हैं, कितने फोर्स लगा रहे हैं। तो अब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि हम उन दोनों फोर्सेस को नॉर्मली जोड़ दें। बात समझ पा रहे हैं, उन दोनों को हम नॉर्मली जोड़ दें तो जो आएगा, ठीक है, वो उसका मैक्सिमम होगा। और अगर हम उसको घटा दें तो वो उसका मिनिमम होगा, उससे कम नहीं लग सकता है। बात क्लियर हो पा रही है, बात यहाँ पर आपको क्लियर हो पा रही है, इस चीज़ को आप क्लियर कर पा रहे हैं कि अगर हमको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और अगर हमको मिनिमम निकालना है तो उस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बात क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक, अगर यहाँ पर इसको वेक्टर से आप इसको केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, मैग्नीट्यूड पर ध्यान रखिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमम और मिनिमम है तो इसका ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप कैसे है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। तो अब दिमाग में समझिएगा और डायरेक्शन को भी याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, पहला 1 है और दूसरा 1 है, तो समझिए कि इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है। अगर मैक्सिमम का मतलब अगर इसकी डायरेक्शन जो है एकदम सीधे सीधे हो जाए, ठीक है, मतलब कि एक ही तरफ हो जाए, जैसे पहले की एक तरफ इधर और दूसरे की भी एक तरफ इधर, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगी, ठीक है, ये मैक्सिमम वाला आएगा। तो इसका मैक्सिमम 2 हो सकता है। ठीक, और अगर इसके मिनिमम की बात करेंगे
तो मिनिमम इसका क्या हो सकता है, मिनिमम इसका 0 हो सकता है। 0 क्यों, जब हम एक इधर कर देंगे और एक इधर लगा देंगे, मतलब कि एक हमने वेग इधर लगा दिया 1 मीटर पर सेकंड का, 1 मीटर पर सेकंड का दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट में अगर हम लगा देंगे तो इसका 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम। और इसके बीच भी कुछ ना कुछ आएगा अलग अलग डायरेक्शन पे, मतलब अलग अलग एंगल पे अलग अलग आएंगे, हजारों आएंगे, ठीक है, जितने एंगल आप लिख सकते हो उतने आएंगे, लेकिन रहेंगे इसी के बीच में ही, सभी वैल्यू इसके बीच में ही रहेगी, इससे ना आगे इससे ना कम। बात क्लियर है। तो यानी कि कहने का मतलब कि इसका 2 तो हो सकता है, पहले वाले का 2 हो सकता है, सही बात है, इसका 2 हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये 2 है, ठीक। तो अगर आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर इसको आप जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एंगल को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा वो जो एंगल है वो ऐसा नहीं कि भाई आप जो भी एंगल रख रहे हैं वो सही ही हो जाएगा, कहने का मतलब कि वो काम ही करेगा। तो कभी कभी ऐसे एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसका मैक्सिमम आप क्या निकाल सकते हैं, इसका मैक्सिमम आपका 3 आएगा, ठीक। तो इसका मैक्सिमम तो आपका 3 आ रहा है, लेकिन अब 3 आ रहा है तो 2 तो आ नहीं रहा है, लेकिन हमको 2 चाहिए केवल। तो अब 3 इसका आ रहा है मैक्सिमम, और 3 मैक्सिमम आ रहा है, और अगर मिनिमम हम निकालेंगे यानी कि घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसके बीच में 2 आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं हमको, हमको पता है क्या 2 आएगा, नहीं पता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस एंगल पे 2 आता है, और अगर वो एंगल आ रहा है, मतलब कि अगर वो एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, सही है एंगल, तब हम कह देंगे कि हाँ ये ठीक है, इस पे आएगा, ये दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको निकालते हैं, कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ए और बी मानेंगे, और इसको अपना परिणामी मानेंगे, यानी कि रिजल्टेंट मानेंगे, ठीक। तो सॉल्व करेंगे, स्याही खत्म हो रही है इतने सारे क्वेश्चन लगाने में। एक्चुअली में क्या है ना कि आज क्लास से पहले जो है फिल नहीं किए थे, ठीक, तो इस वजह से खत्म हो रही है बार बार। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए भाई साहब ये पूरा फैल गई है। चलिए तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट का है, मतलब कि ये जो है आपका रिजल्टेंट है, तो इसका स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दीजिए, ए का स्क्वायर यानी कि ये वाली का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या कीजिए, प्लस में आप कीजिए 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 और कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर ये आपका आएगा 4, और यहाँ पर आपका आएगा ये 1 और ये 4, 4 1 5 आ जाएगी टोटल, है ना। और यहाँ पर आपका ये क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ये कॉस थीटा। तो इसको आप अगर इधर करेंगे तो -1 आएगा, और 4 को इधर नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और ये कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर देखेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये -1 से कम आ रही है, और -1 से जो कम वैल्यू होती है वो कॉस के लिए एग्जिस्ट करती है, उसमें कुछ ना कुछ एंगल आपके लिए आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका सही है, इसमें 2 है जो आ सकता है इसका रिजल्टेंट। किस एंगल पर, एंगल थीटा अगर आप लेंगे, कॉस को इधर भेजेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/4 एंगल पे, इस एंगल पे आ सकता है, जो कि एग्जिस्ट करता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि -1 से कम है, याद रखिए जो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस का जो एंगल होता है वो -1 से जो नीचे आता है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 से कम, मतलब -1 आ जाए, ठीक है, मतलब -1 से कम आ जाए, तो अगर कम आ रही है -1 से, तब ये फिर ठीक नहीं होगा। अब आप सोच रहे ये -1 से कम है, नहीं है, ये -1 से कम नहीं, -1 से ज़्यादा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर कम होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। हमने आपको मैथ्स में चीज़ें समझाई हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसकी और इसकी। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो 4 आएगा, और मिनिमम निकालेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, क्योंकि घटाने पर तो 2 आ रहा है इसमें, करेक्ट 2 आ रहा है, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखते हैं, इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो 5 आएगा, और मिनिमम निकालेंगे तो 3 आएगा। तो पता नहीं, अब फिर से इसमें कंडीशन दिक्कत हो गई, इसमें फिर से दिक्कत हो गई कि पता नहीं बीच में 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब
अगर ये तीनों सही हो चुके हैं, मतलब तीनों में आ रहा है, तो इसी में नहीं आएगा पक्का। हमारा यही वाला जो ऑप्शन होगा वो इसके लिए होगा। लेकिन एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, समझिएगा इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर ये, तो हम क्या करेंगे, पहले रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे 2, फिर ए का स्क्वायर, ए क्या है 1 है। अब इसके बाद बी क्या है, इस बार 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4 और कॉस थीटा। यहाँ से ये 4 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये 4 4 16, 16 1 17 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये 4 दूनी 8 और यहाँ पर ये कॉस थीटा। तो 17 को अगर आप इधर भेजेंगे तो कितना होगा, ये माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में आएगा, तो -13 हो जाएगा, ये नीचे 8। ठीक, तो यहाँ से ये कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं ये क्या है, 13/8 है। तो अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी 1 से बड़ी आएगी। मतलब कि माइनस को ना लीजिए आप, अगर माइनस को ले लेंगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और माइनस लगा देंगे तो 1 से छोटी हो जाएगी, मतलब -1 से भी छोटी हो जाएगी। तो -1 से ये नंबर जो है छोटी हो जाएगी, तो इस वजह से ये कॉस के यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जब ये नहीं आएगा तो कभी भी इसकी वैल्यू जो है, यानी कि इन दोनों को लेने के बाद कभी भी इसकी वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड आ ही नहीं सकता। तो जब 2 मीटर पर सेकंड नहीं आ सकता तो ये तो पूछा कि कौन सा जोड़े में नहीं आएगा, तो यही वाला जोड़ा है जिसमें नहीं आएगा। बात क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत बोरिंग लग रहा है यार, कैसे, जो क्वेश्चन बोरिंग लगते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आप जो छोड़ के जाते हैं क्वेश्चन वही आते हैं, इस वजह से छोड़िए नहीं। हम यहाँ पर बता रहे हैं इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि यार हम अपने हिसाब से करेंगे, हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ये हमको समझ नहीं आ रहा था तो हम नहीं करेंगे। थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब में ये सिस्टम है कि आप पीछे करके भी देख सकते हैं, तो उसको एक बार पीछे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क भी देंगे। तो यहाँ पर यह है 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन का परिणामी नहीं हो सकता। क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि परिणामी, ठीक है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि 8 न्यूटन 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का परिणामी नहीं हो सकता, मतलब इसका जो परिणामी है वो हो ही नहीं सकता है। क्या क्या ऑप्शन में है, 1 न्यूटन नहीं हो सकता, 2 न्यूटन नहीं हो सकता, 10 न्यूटन नहीं हो सकता और 14 न्यूटन नहीं हो सकता। तो अब जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे परिणामी हो सकता नहीं हो सकता ये वो, तो आप क्या कीजिए, इसकी तुरंत रेंज निकालिए। तो इन दोनों के बीच अगर आप मैक्सिमम निकालेंगे, इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है, तो अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा तो आप उसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो पता कर पाएंगे कि इसी के बीच रहेगा। तो अगर उसके बीच के कोई नंबर है तो जान लीजिए कि ये है इसके अंदर, वो वैल्यू आएगी, और जो इसके बाहर आता है वो नहीं आएगा। जैसे अगर इसका आप रेंज निकालेंगे तो ये क्या आएगा, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 14 न्यूटन आएगा, यानी कि 14 न्यूटन से ज़्यादा इससे हमारा जो है परिणामी नहीं आ सकता है। और 14 न्यूटन कब आएगा, जब एकदम हम इसको एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे, 6 को भी लगा देंगे और 8 को भी लगा देंगे। उसी तरीके से सबसे कम कितना आएगा, सबसे कम इन दोनों को घटाने के बाद आएगा 2 न्यूटन, यानी कि एक को इधर लगा दिए और एक को इधर लगा दिए, तो इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो बॉडी होगी। ठीक, तो यहाँ पर ना 2 से कम हो सकता है ना 14 से ज़्यादा हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये 14 के अंदर है, और 14 भी हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता, 1 न्यूटन नहीं हो सकता। तो इसका परिणामी बल जो है 1 न्यूटन कभी नहीं हो सकता। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं, बताइए, बात क्लियर है? तो बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मार्कर कहाँ गया, यहाँ है। 2 बलों P, वेक्टर P तथा वेक्टर Q के परिणामी वेक्टर P है, यानी कि इसका परिणामी भी क्या है, वेक्टर P ही है। यदि वेक्टर P को
दुगुना, यानी कि वेक्टर पी को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी, देखिए यही प्रॉब्लम होती है कि जब आपके पास में एकदम मस्त वाला डिजिटल बोर्ड नहीं हो ना, तो आपको लिखना पड़ता है, क्वेश्चन में समय लगता है। इसी वजह से ये चीज़ें पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि पता है हमको यहाँ समय लगेगा और इधर लिखेंगे और समय लगेगा, तो 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो परिणामी क्या है, x के साथ कितना कोण बनाएगा, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, कैसे करना है भाई। ऑप्शन क्या है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखिए कहा गया कि 2 बल हैं, एक P है एक Q है, और ये क्या कर रहे हैं, परिणामी, मतलब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, परिणामी निकाल रहे हैं, तो वो भी P ही है। तो पहले हम यही चीज़ को लिख लेते हैं। बताया गया कि P परिणामी का हम लोग स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर आपको हम समझाएं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कि R स्क्वायर यानी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से आया है, यहाँ से। आप चाहे तो अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट को इधर कर देंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। तो अब जैसे ये चीज़ यहाँ पर है, तो अब आपको कहा कि रिजल्टेंट P ही है, तो यहाँ पर P का स्क्वायर हो जाएगा, और पहला P ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या है, Q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2PQ हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, अब P को आप इधर भेज दीजिए, तो अगर आप P को इधर भेजेंगे तो माइनस P नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस भी हटेगा। तो ये कहने का मतलब है कि आपका ये हो जाएगा, तो इसको आप घटाएंगे तो ये 0 नहीं आएगा, 0, और यहाँ पर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके आगे आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, तो आप इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा कि यदि P यानी कि जो वेक्टर P है, इसका अगर हम 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर दिया जाए, तो परिणामी Q के साथ कितना कोण बनाएगा। परिणामी क्या होता है भाई, हमने अभी आपको समझाया कि एक वेक्टर मान लीजिए इधर Q है और एक वेक्टर इधर मान लीजिए कि P है, ठीक। तो इसके बीच इसका परिणामी आएगा और इससे बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके रिजल्टेंट है उससे बड़ा होगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये रिजल्टेंट अगर R है और ये Q है, तो इसके बीच का एंगल बताना है। तो इसके बीच का एंगल क्या होता था, बीटा। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, अल्फा दे सकते हैं, बीटा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बीटा दिया था तो इधर बीटा हो गया। तो हमको बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि R और Q के बीच जो बन रहा है वो पूछा जा रहा है। कब, जब P को 2 गुना कर देंगे तब। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं tan, यहाँ पर बीटा कैसे निकालते हैं, तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए फॉर्मूला भूल रहे हैं, तो किसके साथ बनना है रिजल्टेंट का, Q के साथ। तो Q के साथ बनना, तो Q बाहर रहेगा और बाकी के जो हैं वो अंदर रहेंगे, यानी कि 2P 2 नहीं 2 कहाँ से आ जाएगा, P साइन थीटा प्लस P कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा चकाचक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त है। अब आप बताइए कि यहाँ से आप पहला ये देखे थे, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, सब हट गया। आपने यहाँ से देखा, आपके पास अभी ये है और ये है, अब इन दोनों से आपको सॉल्व करना है और आंसर ये सब निकालना है। कैसे होगा भाई, तो आप यहाँ से कुछ चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पर Q आप देख रहे हैं, यहाँ पर Q देख रहे हैं, यहाँ पर P कॉस थीटा देख रहे हैं, यहाँ पर P कॉस थीटा देख पा रहे हैं। तो क्या इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ऐसे में चेंज हो सकती है। कैसे, यहाँ पर आप अगर इस पूरी इक्वेशन में Q से डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि हम इसमें Q से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर होगा और इसमें भी होगा Q से डिवाइड, और इस टोटल में भी Q से डिवाइड होगा, Q से, Q1 से नहीं, Q से। तो अगर 0 में Q से डिवाइड होगा तो ये क्या रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा। अगर इसमें होगा Q से डिवाइड, तो Q और यहाँ पर ऊपर 2 बार है तो कट जाएगा, तो 1 बार Q बचेगा,
और यहाँ से Q और Q कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2P बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से, 2P बचेगा, 2P बचेगा। बात क्लियर है, 2P बचेगा, यहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आपको एंगल ये नहीं पूछा है, ये तो नॉर्मल एंगल है कि भाई जब सब कुछ ठीक था तब क्या है कि tan आपको बीटा बताना, लेकिन आपसे पूछाएगा कि यदि हम P को दुगुना कर दे तब आप एंगल बताइए। तो तब एंगल क्या होगा, P का 2 गुना। तो यहाँ पर P ना लिख करके हम 2P लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 2P आएगा और यहाँ पर भी तो P है, तो इसको भी हम लोग 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करेंगे तब यहाँ पर जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो अब हमारा फॉर्मूला ये बनेगा और यहाँ से वैल्यू रखेंगे तब हमको बीटा की वैल्यू आएगी जो हम बताएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये पार्ट आप जो देख पा रहे हैं, इसका नीचे का पार्ट, इसको हटा दिया जाए, क्या सब जगह घेर रहा है। चलिए इस सब का काम खत्म है। तो अब आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये नीचे का पार्ट, ये चीज यही लिखी हुई है। क्या देखे, Q का Q, प्लस का प्लस, 2P cos थीटा cos थीटा। तो ये पूरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है कि नहीं। तो अगर हम चाहें तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2P sin थीटा अपॉन 0, और यहाँ पर क्या है tan बीटा। तो यहाँ पर ये tan बीटा ही रहेगा। और किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, 0 में डिवाइड करें तो 0 हो जाता है, लेकिन 0 से करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर आप ध्यान देखेंगे तो tan का इनफाइनाइट से अगर आप देखेंगे तो tan की कौन सी वैल्यू रखने पर, मतलब कौन सा एंगल रखने पर इनफाइनाइट वैल्यू आती है, कौन सा रखने पर, 90 रखने पर। ठीक, तो 90 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 90 अगर आप रखते हैं तो tan 90 की वैल्यू तो आपको याद होगी ना, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती नहीं होती। तो यहीं से आपको पता लगाना है कि अरे हम बीटा की जगह क्या रख दें कि इनफाइनाइट आ जाए। ठीक, या फिर आप बीटा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं कि tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा आपका, 90 ही तो आएगा। ठीक, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए जल्दी इस होमवर्क ले लीजिए और फिर यहाँ से छुट्टी पाइए। चलिए भाई, होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है। होमवर्क बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व करना ही नहीं, बस आपको बताना है। इसमें से आपको बताना है कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, गतिज राशि, त्वरण, रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर जो है वो बताइएगा। आप लोग अपने कॉपी में भी इसको लिख लीजिएगा। और बाकी जितनी भी चीज़ आज की क्लास में हमने बताई सबको रिवीजन करके रखिएगा, ताकि अगली क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस लगाएं और बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएं, और भी जितनी भी चीज़ें सीखनी है कल की क्लास में इसको लेकर के पूरा ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों के पास भेजना है, पहुंचाना है सबके पास में। इतनी हेल्प करती रहनी है। बाकी जो क्लासेस है वो लगातार आपकी चलती रहेंगी, मैथ्स की भी है और फिजिक्स की भी है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।